हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेंगे फार्मा के अंदर। यहाँ पे हम डिटेल में उसके रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे। देन फर्दर एड्रीनर्जिक एंड एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स वगैरह को डिटेल में हम यहाँ पे करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी एंड इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर करूँगी। यहाँ से आपके एमसीक्यू भी सोल्व हो जाएंगे ईजिली एंड यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी आप लिख सकते हो। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो कैटेकोलामाइन से होता है। दीज आर डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। सो यहाँ पे सबसे बड़ा देखते हैं कि इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, देन इनका डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये सब हम पहले देखते हैं। तो टायरोसिन होता है, टायरोसिन से बनता है डोपा। आप फ्लो चार्ट को देख सकते हैं, डोपा से डोपामिन, ये एंजाइम्स लगते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है और ये स्पेसिफिक एंजाइम है। देन डोपा डिकार्बोक्सिलेज, देन डोपामिन बनेगा, डोपामिन फिर वेसिकल के अंदर एंटर करेगा न्यूरॉन में, देन वाई द VMAT2 तो वेसिकल के अंदर जाकर ये नोर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वो कन्वर्ट होगा एपिनेफ्रिन के अंदर। यहाँ पे जो एंजाइम्स लग रहे हैं आप देख लेना। मेन हमें देखना है कि जो मी टायरोसिन है ड्रग वो इनहिबिट करता है टायरोसिन डी हाइड्रोक्सिलेज को। तो मी टायरोसिन टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर रहा है, तो आप टायरोसिन से इसको याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो अपना ड्रग है वो है कार्बिडोपा एंड बेंसाराजाइड। जो कार्बिडोपा एंड बेंसाराजाइड है वो इनहिबिट करते हैं डोपा डिकार्बोक्सिलेज को। उसके बाद रिजरपाइन, टेट्राबेनाजिन एंड वालबेनाजिन दैट विल इनहिबिट द VMAT2 तो डोपामिन की वेसिकल के अंदर एंट्री नहीं होने देते। डाइसल्फ्रम नेक्स्ट स्टेप को इनहिबिट करता है। देन मेन है ग्वानाथिडिन एंड ब्रिटाइलम, ये क्या करते हैं नोरेपिनेफ्रिन वगैरह की रिलीज को इनहिबिट करते हैं नर्व एंडिंग से। सो हम ड्रग्स जो मैंने आपको बताया, मीटायरोसिन मेनली यूज होता है फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर या फिर प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन के अंदर यूज किया जाता है इसको। अगर अल्फा ब्लोकर एंड बीटा ब्लोकर उस थेरेपी में बीटा ब्लोकर थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेट हो तो उस केस में हम मिटायरोसिन यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद अपना कार्बिडोपा बेंसाराजाइड आता है। ये जनरली लीवोडोपा के साथ दिया जाता है पार्किंसन डिजीज के अंदर। ये एंजाइम को इनहिबिट करता है पेरिफ्री के अंदर। सो मेन जो लीवोडोपा है वो हमारा सेंटर में ज़्यादा अवेलेबल रहता है ब्रेन में। ओके, तो फिर वो पार्किंसन को ट्रीट भी इजीली कर पाता है। देन अपना रिजरपाइन जो आता है वो हम माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेजरपाइन, टेट्राबेनाजिन एंड वालबेनाजिन 3 ड्रग्स है ना। तो जो टेट्राबेनाजिन एक और है ड्यू टेट्राबेनाजिन, इन दोनों को यूज़ करते हैं हंटिंगस्टन कोरिया के अंदर, क्योंकि हंटिंगस्टन कोरिया के अंदर डोपामिन का लेवल बड़ा होता है। तो उसको कम करने के लिए हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं एंड द टोरेट सिंड्रोम में। देन ड्यू टेट्राबेनाजिन, बेनाजिन एंड वालबेनाजिन को यूज़ करते हैं हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टार्डिव डिस्काइनेजिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टार्डिव में भी वी आता है एंड वालबेनाजिन में भी वी आता है, तो आप याद कर सकते हैं। देन इसके बाद जो ड्रग्स हैं जो डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन वगैरह के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, अगर उनका रीअपटेक नहीं होने देंगे यहाँ से इन ट्रांसपोर्टर से तो उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो कौन से हैं, एक तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, SNRI होते हैं, दीज आर सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड देन कोकेन होता है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो कोकेन और एंटी डिप्रेसेंट्स है वो डोपामिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, नोरेपिनेफ्रिन को इनहिबिट करते हैं, बट जो एपिनेफ्रिन है वो ब्लड से फिर ऑर्गन्स में जाता है एक्स्ट्रा न्यूरोनल ट्रांसपोर्टर से। तो उस वाले पार्ट को, इस वाले ट्रांसपोर्टर को कोकेन इनहिबिट नहीं करता, यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड इनहिबिट करता है। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेशन कैसे होता है इनका, वो होता है 2 एंजाइम से, माओ एंड COMT से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माओ है वो क्या करता है डोपामिन से डोपैक बनाता है, COMT डोपामिन से 3-OMT बनाता है। अब यहाँ पे कुछ माओ इनहिबिटर्स होते हैं जो इसकी डिग्रेडेशन को नहीं होने देंगे, उनके लेवल को इंक्रीज कर देंगे। तो वो है हमारे नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर, सेलेक्टिव माओ A इनहिबिटर एंड सेलेक्टिव माओ B इनहिबिटर। तो नॉन सेलेक्टिव के अंदर अपना अगर ट्रेनाइल, सिप्रोमिन एंड निलामाइड, तो नॉन सेलेक्टिव N से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रेनाइल में N आ रहा है, निलामाइड के अंदर भी आ रहा है। सेलेक्टिव माओ A इनहिबिटर तो आप याद कर सकते हैं AM, ठीक है, तो M फिर मोक्लोपेमाइड बन गया। एंड सेलेक्टिव माओ B इनहिबिटर आप याद कर सकते हैं BS, बस सेलेजरीन एंड रासा सेलेजरीन हो गया। एंड देन जो हमारे COMT इनहिबिटर्स हैं दिस आर टोलकैपोन एंड एंटाकैपोन आते हैं इनके अंदर। COMT में T आता है, देन ये भी टोलकैपोन एंड एंटाकैपोन। नेक्स्ट अपने जो इनका डिग्रेडेशन होता है क्या, स्टेप्स क्या हैं, तो एपिनेफ्रिन में जब और नोरेपिनेफ्रिन में COMT जब एक्ट करेगा देन दे विल फॉर्म मेटानेफ्रिन एंड नोरमेटानेफ्रिन इन केस ऑफ नोरेपिनेफ्रिन एंड मेटानेफ्रिन इन केस ऑफ एपिनेफ्रिन। उसके बाद अगर इनके ऊपर माओ एक्ट करता है देन उसके अंदर बाद कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। उसके बाद फिर COMT एक्ट करेगा तो हमारा बनेगा VMA दैट इज़ वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड, ठीक है। उसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा विद ग्लूक्रोनाइड। वो उसकी क्या मतलब क्या रीज़न है इसका, वो इनको वो ज़्यादा वाटर सोल्यूबल बना देगा और वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको
फिर 24 आवर यूरिनरी कंसनट्रेशन को हम एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं, दिस आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा फर्दर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 होता है, देन बीटा बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। ओके, अगर मोटा मोटा देखिए तो जो अल्फा 1 है वो GQ टाइप होते हैं, सारे के सारे GPCR होते हैं। अल्फा 1 अपना GQ टाइप होता है, देन अल्फा 2 GI टाइप होता है, एंड बीटा सारे GS होते हैं। याद करेंगे QIS Q से। तो अल्फा के फर्दर होते हैं अल्फा 1 A B D, अल्फा 2 होता है अल्फा 2 A B एंड C होता है। तो GQ GI एंड GS का आपको पता ही होगा कि GQ IP3DAG को बढ़ा देता है एंड ये एक्साइटेटरी होता है, GI से पता लग रहा है ये इनहिबिटरी होता है, एंड GS इज अवर CAMP को बढ़ा देता है, ये भी एक्साइटेटरी होता है। अल्फा 1 की बात करते हैं, अल्फा 1 ABD 3 मैंने आपको बताया। जो अल्फा 1A कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन इंटरनल यूरेथ्रिक स्पिंटर, यहाँ पे ब्लैडर में स्पिंटर में होता है प्रेजेंट। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो स्पिंटर की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है एंड इसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन होता है। नेक्स्ट अपना ये प्रेजेंट होता है आई के अंदर। आई के अंदर दो तरह की मसल होती है, एक रेडियल मसल होती है, एक सर्कुलर मसल होती है। तो रेडियल मसल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जब रेडियल मसल आई की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उसकी वजह से आई जो इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा आई में मिड होगा। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि सिंपैथेटिक सिस्टम सब चीज़ों को डिक्रीज करता है एक्सेप्ट द हार्ट वाला केस, हार्ट रेट वगैरह को इंक्रीज करता है एंड डिक्रीज करता है D4 डिक्रीज। तो यहाँ पे ये मिड्रियासिस करता है, इसमें भी D आता है, एंड ब्रोंको डायलेशन करता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं अल्फा 1B, ये हमारा ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ से वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। आगे आप बीटा 2 पढ़ेंगे, वो भी ब्लड वेसल के अंदर होता है, वो वेजो डायलेशन करवाता है। हम इसको याद करेंगे, अब मैं आपको बाद में बता दूंगी। देन ABCD से हम याद करते हैं, अल्फा वाला कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, बीटा वाला डायलेशन करवाएगा। सो अल्फा 1A हो गया, 1B हो गया, 1D जो है वो ब्लड वेसल एओर्टा वगैरह के अंदर होता है, वहाँ पे वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। नेक्स्ट अपना आता है अल्फा 2, दैट इज अल्फा 2A, अल्फा 2B एंड अल्फा 2C। जो अल्फा 2A है वो प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं। इनका मतलब क्या है कि वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड अगर वो स्टिमुलेट होते हैं तो जो नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज हो रहा था न्यूरॉन से उसको इनहिबिट कर देंगे, एंड देन वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देंगे। देन अल्फा 2B एंड 2C ये हमारे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं या फिर एक्स्ट्रा साइनेप्टिक हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा साइनेप्टिक में हमारी ये प्लेटलेट के ऊपर होंगे तो प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाएंगे, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास के ऊपर होंगे तो इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट कराएंगे, एंड देन वो हाइपरग्लाइसीमिया करवा देंगे, एंड ब्लड वेसल के अंदर होंगे तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट अपना आता है यार बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर के अंदर बीटा 1 2 3 मैंने बताया। जो बीटा 1 है वो होता है हार्ट के अंदर एंड किडनी की JJ सेल के अंदर। हार्ट के अंदर मैंने कहा था कि सिंपैथेटिक हार्ट में सब कुछ इंक्रीज करता है, लाइक SC नोड को स्टिमुलेट करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, AV नोड से कंडक्शन बढ़ा देगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, एक्साइटेबिलिटी रिलैक्सेबिलिटी सब कुछ को इंक्रीज कर देता है। एंड किडनी के अंदर JJ सेल में प्रेजेंट होता है, वहाँ से रेनिन के रिलीज को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है, वो रास सिस्टम से BP को इंक्रीज करवाता है। एंड देन जो बीटा 2 है वो ऑलमोस्ट सब जगह प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने पैरासिम्पैथेटिक के अंदर M3 देखा था, वो ऑलमोस्ट सब जगह था। M1 स्टमक में था, M2 हार्ट में था, एंड M3 ऑलमोस्ट सब जगह था। तो सेम यहाँ पे बीटा 2 वैसे ही होता है। तो स्केलेटल मसल के अंदर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, स्मूथ मसल के अंदर होगा तो रिलैक्सेशन करवाएगा, बाकी ब्रोंकोडाइलेशन, क्योंकि ब्रोंकस में भी स्मूथ मसल तो ब्रोंकोडाइलेशन होगा, वेजोडाइलेशन होगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर यूट्रस का रिलैक्सेशन होगा, दैट इज नोन एज टोकोलिटिक इफेक्ट। देन बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, देन फर्दर हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, एंड बीटा 2 हाइपरग्लाइसीमिया भी करवाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया प्रीडोमिनेट करता है। बीटा 3 हम याद करेंगे ABC से, एडिपोज टिश्यू के अंदर होगा तो लाइपोलिसिस करवाएगा, ब्लैडर के अंदर होगा डेट्रोजर मसल रिलैक्सेशन करवाएगा ना, क्योंकि वो स्मूथ मसल ही है उधर। CNS के अंदर होगा तो फियर एंग्जाइटी को इंक्रीज करेगा। इसके बाद एक टर्म आती है सेंसिटिविटी ऑफ कैटेकोलामाइंस। ये हम देखेंगे कि यार कुछ मतलब उनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो किस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, राइट। तो अगर वो लो कंसंट्रेशन में है, मतलब वो रिलीज होना ही स्टार्ट हुआ है, लो कंसंट्रेशन में है, तो इन दैट केस वो बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। अगर वो हाई कंसंट्रेशन में है देन वो उस केस में अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि जब उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अल्फा को स्टिमुलेट करेंगे। अल्फा रिसेप्टर तो अपने ऑटो रिसेप्टर भी होते हैं ना, अल्फा 2A, तो वो उसके रिलीज को कम कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। यहाँ पे वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्लोनिडीन का एग्जांपल देखते हैं। यार क्लोनिडीन हम बेसिकली ये ना अल्फा 2A गनिस्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन वाले केस में, क्योंकि अल्फा 2A एगोनिस्ट है। तो अल्फा 2A तो क्या है, अपना ऑटो रिसेप्टर है, वो तो क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। और सिंपैथेटिक सिस्टम मेनली क्या करता है, BP को बढ़ाता है, इसको डिक्रीज कर रहा है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, मतलब ये BP को कम कर रहा है। तो इसको हम हाइपरटेंशन के केस में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसके दो होते हैं, अगर इसका हम स्लो इन्फ्यूजन देते हैं बंदे के अंदर तो प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 को
कर देगा स्टिमुलेट, तो अपना नॉरएपिनेफ्रिन कम रिलीज होगा, तो हमारा बीपी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक बात है। बट अगर इसका फास्ट इन्फ्यूज़न दिया जाता है तो वे पोस्ट साइनेप्टिक को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और जो पेशेंट है उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी एंड वो वहाँ पे हाइपरटेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने ऑटो रिसेप्टर आपको बताया अल्फा 2A होता है, इसके अलावा हमने देखा था पैरासिम्पैथेटिक के अंदर M1 M2 भी ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं। देन हिस्टामिन का H3 होता है, सेरोटोनिन में 5-HT1 भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा रिसेप्टर की। यार मैंने एक पढ़ा था कि कैल्शियम आयन का कुछ यहाँ पे होता है, उसमें देखते हैं जो अल्फा 1 रिसेप्टर है वो पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट होता है, तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं, जीआईटी के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ेंगे तो कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से पोटेशियम चैनल का जब ओपनिंग होती है तो उस केस में हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, स्मूथ मसल के मसल का रिलैक्सेशन हो जाता है। इसके अलावा ये बाकी मैंने बता दिया था, ब्लड वेसल के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो यूरिनरी रिटेंशन करवा देगा, लीवर स्केलेटल मसल के अंदर कैल्शियम एज अ को फैक्टर की तरह वर्क करता है फॉर ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया स्टिमुलेट करेगा। रेडियल मसल ऑफ आई के अंदर होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, हमने सब रिसेप्टर्स में डिटेल में कर लिया था कौन सा कहाँ क्या करवाएगा। देन ब्लड वेसल के ऊपर क्या इफेक्ट है, मैंने आपको बताया कि अल्फा 1 तो करवा रहा है वेजो कंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा रहा है एंड देन वेजो डायलेशन करवा रहा है। तो ये दोनों के दोनों इफेक्ट में कौन डोमिनेट करेगा, तो हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक कोई भी एक्टिविटी होती है, लाइक कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो हम उस केस में चाहेंगे कि यार जो ब्लड हमारी स्किन वगैरह में जा रहा है वो वहाँ ना जाए, हमारे वहाँ जाने की बजाय हमारे हार्ट की तरफ जाए, ठीक है, जिससे कि हम फटाफट भाग पाए या फिर हमारे माइंड के पास ब्रेन के पास जाए, हम कुछ सोच सके, राइट। तो उस केस के अंदर तो हार्ट और मसल्स जो हैं उसमें हमारा बीटा 2 रिसेप्टर प्रीडोमिनेट करता है, तो वहाँ पे वेजो डायलेशन होती है। एंड स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर उस टाइम हमें इतना जरूरत नहीं होती, तो वहाँ पे हमारा अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट अल्फा 1 प्रेजेंट होता है, वहाँ पे अपनी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया कंसेप्ट, इसको हम देखते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, दिस आर मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन हो जाता है, जिसके अंदर बीटा 1 अगर स्टिमुलेट होगा तो अपनी बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट था, हार्ट के अंदर था। इसके अलावा किडनी के अंदर होता है, तो हार्ट के अंदर जब था तो हार्ट रेट बढ़ा देगा, पैल्पिटेशंस कर देगा। बीटा 2 अपना स्केलेटल मसल स्मूथ मसल यहाँ पे प्रेजेंट था ना, तो वहाँ पे स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन करवाएगा तो ट्रेमर्स वगैरह बढ़ेंगे, तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, तो स्वेटिंग वगैरह इंक्रीज हो जाएंगी। तो इन सबको हम बोलते हैं वार्निंग सिम्टम्स बोलते हैं, राइट। जब ये सिम्टम आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट के अंदर तो उसको जल्दी सी कोई रेडीमेड सोर्स ले लेना चाहिए शुगर का, लाइक बिस्किट वगैरह खा लेना चाहिए। अगर वो अवेलेबल ना है, वो नहीं ले पाए, तो उस कंडीशन के अंदर भी कुछ ज़्यादा वो नहीं होगा, वो कोमा में तो नहीं जाएगा ऑफकोर्स। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लीवर है अपना, वहाँ पे भी अपने बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और जो लीवर बीटा 2 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वहाँ पे, तो वो अपने ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इन सब से। तो वहाँ पे पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, उसकी बॉडी का मैकेनिज्म लीवर ग्लूकोज बना देता है। बट अगर हमने दे दिया बीटा ब्लोकर वाला कोई पेशेंट है, बीटा ब्लोकर हमने दे रखी है उसको, तो वहाँ पे पहली बात तो वार्निंग सिम्टम ही नहीं आएंगे, क्योंकि वार्निंग सिम्टम बीटा 1 बीटा 2 की वजह से आ रहे थे एंड वही हमने ब्लॉक कर दिए, तो ये सिम्टम्स तो नहीं आएंगे। बट ये स्वेटिंग वाला सिम्टम आएगा। पूछा जाता है आपसे कि कौन सा वार्निंग सिम्टम फिर भी आता है बीटा ब्लोकर्स में, वो है स्वेटिंग वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस, तो बंदे को इतना कुछ पता नहीं लगेगा। तो उस केस में जो लीवर था वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर है वो भी ब्लॉक ही हो गया होगा, तो वहाँ पे लीवर भी नहीं बना पाएगा कुछ ऐसा ग्लूकोज वगैरह, तो उस केस में बंदा कोमा में जा सकता था। तो इसलिए बोला जाता है कि जो बीटा 2 रिसेप्टर बीटा ब्लॉकर्स हैं, दिस आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द डायबिटिक पेशेंट। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि स्मूथ मसल के अंदर अपना रिलैक्सेशन होता है बीटा 2 में, एंड स्केलेटल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो यहाँ पे उसका मैकेनिज्म सा दिया हुआ है। उसके बाद जो साल्ब्यूटामोल है या फिर रिटोड्रीन है, रिटोड्रीन हम पढ़ेंगे आगे, ये यूटेरस का रिलैक्सेंट होता है। साल्ब्यूटामोल जो है वो अपना अस्थमा में यूज़ करते हैं, ब्रोंको डायलेशन होता है, तो ये बीटा 2 एगनिस्ट ही होते हैं। बट इनके अंदर साइड इफेक्ट अपने पैल्पिटेशन ट्रेमर्स आ सकते हैं, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर स्केलेटल मसल वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट है, वहाँ से ये सिम्टम्स आ सकते हैं।